नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पॉलिटी फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद कंप्लीट करेंगे और ये वीडियो इतना शानदार होने वाला है कि आपको बहुत ही कम समय में लगभग 50 मिनट में पूरा भारतीय संविधान तैयार हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। अगर वो अनुच्छेद से जुड़ा आने वाला है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रील की तरह खिसकाकर भाग मत जाइएगा, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो वीडियो बहुत ही शानदार है, उसको अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत ही कम समय में आपका ये पूरा टॉपिक तैयार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। अब बात करते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 की। इसमें अनुच्छेद 1 है जिसमें संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इतनी लाइन लिखी है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन की सख्ती। किसमें है? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन एवं 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अब बात करते हैं नागरिकता की, यानी कि सिटीजनशिप भाग 2 की। इसमें अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बताया गया है कि जब संविधान प्रारंभ हुआ है तो किसे कितनी नागरिकता मिलेगी। इसके बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 5 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, उसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता के अधिकार, जो पाकिस्तान चले गए हैं उनको क्या नागरिकता के अधिकार होंगे, उसका जिक्र अनुच्छेद 7 में किया गया है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 8 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने वाले नागरिकता का समाप्त होना। तो अनुच्छेद 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 में बताया गया है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना। क्या बताया गया है अनुच्छेद 11 में? अनुच्छेद 11 में बताया गया है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना या कानून का बनाना। यह अनुच्छेद 11 जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आपके लिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले कि आपका अगला भाग 3 शुरू किया जाए, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। यहां पर राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी? राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। एक जगह और राज्य की परिभाषा दी गई है, वो आपको आगे चलकर पता चलेगी। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण वाली विधियां शून्य होंगी। जो विधियां मूल अधिकारों को असंगत करती हैं या अल्पीकृत करती हैं, वो सभी विधियां शून्य होंगी। यह संविधान के प्रारंभ में इसका वर्णन किया गया था, लेकिन यहां पर एक संशोधन करके इसमें जोड़ा भी गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इसमें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 13 में, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। यह संविधान के प्रारंभ में अनुच्छेद 13 में लिखा था। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। सरकार या राज्य धर्म जाति लिंग के आधार पर जनता से कोई भी भेद नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 16। लेकिन आरक्षण लागू करने के लिए अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए गए थे। अनुच्छेद 16 के 4 की उपश्रेणी है, इसको आप उतना गंभीरता से मत लीजिएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत वाली बीमारी थी देश में, उसे खत्म करने का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। जैसे आपने सुना होगा गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली, राष्ट्रपिता की उपाधि मिली, इस तरह की उपाधियां ब्रिटिश सरकार दिया करती थी, जिसे भारत सरकार ने संविधान में समाप्त कर दिया।
भारतीय सरकार कोई भी उपाधि नहीं देगी, लेकिन शिक्षा वाली उपाधियां जारी रहेंगी। जो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती हैं वो जारी रहेंगी। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है। कौन कौन सी? 19A में बोलने की आजादी, 19B में सभा की आजादी, यानी कि आप सभा कर सकते हैं, 19C में संघ बनाने की आजादी, 19D में पूरे देश में आने जाने की आजादी, लेकिन कुछ मिलिट्री वाले इलाके हैं जो प्रोहिबिटेड है, जिन्हें जहां पर आप नहीं जा सकते हैं। 19E में पूरे देश में बसने या रहने की आजादी, लेकिन कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जहां पर आप नहीं जा सकते। 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी, आपको व्यापार करने की आजादी है, जीविका की आजादी है, लेकिन ये सभी स्वतंत्रताएं, ये जितनी भी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में बताई गई हैं 6 प्रकार की, ये तभी तक आपके पास हैं जब तक आप किसी और की आजादी में दखल नहीं करते अपनी इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हुए। बोलने की आजादी, सभा की आजादी, संघ बनाने की आजादी, पूरे देश में घूमने की आजादी, पूरे देश में बसने रहने की आजादी, कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी, यह अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार, यह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 का एक अर्थ और यह भी है कि यहां पर आप किसी भी अपराधी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। क्या? अनुच्छेद 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम बंधुआ मजदूरी, ये चीजें किसमें है? ये अनुच्छेद 23 में है, ये प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिबंधित है, यहां पर प्रतिबंधित होगा, ठीक है, प्रतिशत नहीं होगा, प्रतिबंधित होगा। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया? आप अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं और उसके प्रचार की आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आपका जो धार्मिक कार्य है उसके प्रबंधन की आपको स्वतंत्रता मिलती है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, क्या? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार। जो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें अपने शिक्षा संस्थानों का स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, जिन्हें संवैधानिक उपचार भी कहते हैं, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। जब आपके मूल अधिकार छीने जाते हैं तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, तो उसमें कोर्ट रिट जारी करता है और वहां पर आपके पक्ष में फैसला करता है कि आपके अधिकार छीने गए हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार की रिटें जारी होती हैं, यह आज का आपका प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनुच्छेद 32 में आपको अलग से पढ़ाऊंगा जिसमें सभी रिटों के बारे में पूरा जिक्र होगा। अभी आपको सिर्फ अनुच्छेदों को पढ़ना है और समझना है, टू द पॉइंट एक एक चीज, ताकि आपको कम समय में पूरा संविधान समझ में आ सके। बात करते हैं अनुच्छेद 33 में बल आदि को संसद द्वारा उपांतरित करने की शक्ति, प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 35 में इस भाग के नियम को लागू करने का प्रावधान। अब बात करेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, यानी कि डीपीएसपी भाग 4 की। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई थी और डीपीएसपी में जब आप पहुंचेंगे तो अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। अब अनुच्छेद 37 में लिखा है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना। तो आप एक बात समझ लीजिए, मूल अधिकारों के लिए आप न्यायालय की कुंडी खड़खड़ा सकते हैं,
लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय की कुंडी नहीं खड़खड़ा सकते। ये राज्य अपनी सुविधा अनुसार आपको देगा, उसके पार चीज संसाधन उपलब्ध होंगे तो देगा, नहीं होंगे तो नहीं देगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट राज्य को या सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है। क्लियर है आपको? तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करने के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व अनुच्छेद 39 में दिए गए हैं कि राज्य द्वारा कुछ नीति तत्व अनुसरित किए जाएंगे, उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 39D में पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है कि अगर एक ही पद पर, एक ही नौकरी में पुरुष और महिला कार्य कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 39D में कहा गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन या पंचायती राज का जिक्र किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 40 में। कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों या पंचायती राज का जिक्र संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है, भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत, यानी कि जो दशाएं होंगी काम की वो न्याय संगत होंगी। यह नहीं कि आग में घुस के काम करो, कि भट्टा जल रहा है आग में और जाके अंदर ईंट लगाओ जाके, ऐसा नहीं होगा। न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए आपको, तभी काम करा जाएगा। मानवोचित दशाएं हो, मानवों के लिए जो उचित है। और प्रसूति सहायता, जो आप गर्भावस्था के लिए, मां बनने के लिए जो अवकाश मिलता है, अन्य चीजें मिलती हैं, वो सब अनुच्छेद 42 के तहत राज्य सरकार या सरकार प्रोवाइड कराती है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, जो काम करने वाले हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयोग, जो आपका मनरेगा लागू किया गया है वो अनुच्छेद 43 के तहत लागू किया गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है आपके 1-2 प्रश्न पेपर में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय ये बड़े जोरों पर जिक्र में है। जो वर्तमान सरकार है वो इसके पक्ष में है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। तो सरकार चाहेगी कि इस पर बात हो। इस पर बात कैसे होगी? कि प्रश्न परीक्षा में पूछे जाए, इसलिए ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 45 बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, यहां पर अनिवार्य होगा, ठीक है, यहां पर अनिवार्य होगा, यह ध्यान कर लीजिएगा। बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 21A में निःशुल्क शिक्षा की जिक्र किया गया है, वो मूल अधिकार के रूप में है, और ये अनुच्छेद 45 में है बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अब यहां पर बालकों लिखा तो यह मत समझिए कि बालिकाओं का नहीं है, बालक और बालिका दोनों का जिक्र है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, जो शिक्षा के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 46 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य का सुधार तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का राज्य का कर्तव्य, कि लोक स्वास्थ्य का सुधार हो तो इसके लिए सरकार निःशुल्क दवाएं लाती है, निःशुल्क जांचें प्रदान करती है, आपका जीवन बीमा करवाती है, स्वास्थ्य बीमा करवाती है, आयुष्मान भारत योजना इसी अनुच्छेद के तहत सरकार आपको देती है। अनुच्छेद 47 आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी अगर आप चीजों को जोड़ना सीख जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप चीजों को जोड़ने लगे। आप अगर कोई अनुच्छेद पढ़ते हैं तो देखिए सरकार उस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ कौन सा कार्य करती है। तो अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य का सुधार तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का राज्य का कर्तव्य के बारे में बताता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन, क्या आपको केवल याद रखना है कृषि और पशुपालन में किसका जिक्र है? अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का जिक्र है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण किसमें? अनुच्छेद 48 का में,
अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण। क्या राष्ट्रीय स्मारक स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 49 के तहत है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि न्यायपालिका अलग से कार्य करेगी, कार्यपालिका अलग से कार्य करेगी। यह राज्य का कर्तव्य है कि दोनों में पृथक्करण हो। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भाग 4 का, क्या मूल कर्तव्य भाग 4 का। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भाग 4 का। यहां पर आपके 11 प्रकार के मूल कर्तव्यों का जिक्र है। संविधान में जब संशोधन हुआ तब स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जो रसिया से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। फिर एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। अब बात करते हैं संघ की, यानी कि द यूनियन की, भाग 5 की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का जिक्र है। क्या अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का जिक्र है। इसमें लिखा है संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है? संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का जिक्र है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का जिक्र है और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का जिक्र है। कितनी होती है? 5 वर्ष होती है, जिस दिन से शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है कि पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उसकी पात्रता दी गई है अनुच्छेद 57 में। भारत का राष्ट्रपति कितने बार भी पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं बताई गई हैं। क्या राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं बताई गई हैं अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। क्या अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ सीजीआई द्वारा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अगर सीजीआई उपस्थित नहीं है, मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, तो उम्र में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, एक एक चीज को समझते रहिए। हर चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जिक्र है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियों का जिक्र है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, इसको बताया गया है अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 64 में क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि है और अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। क्या अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, ये चीजें दी गई हैं। क्लियर है आपको? अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता के समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित तथा सशक्त विषय। अनुच्छेद 72 में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 72 में
क्षमादान की शक्ति, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन के भी अधिकार हैं। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। क्या अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और उसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध अनुच्छेद 75 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, और उनका नाम लिखने के साथ डेट भी मेंशन कर दीजिएगा आज की, ताकि भविष्य में कोई आपका कमेंट पढ़े और तब तक बदल चुके हों महान्यायवादी तो कोई आपको गलत ना ठहरा सके। तो भारत का महान्यायवादी कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन, और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 78 में अगर कोई आपसे पूछे प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सरकार से जुड़े हुए कार्यों की जानकारी देता है, तो वो अनुच्छेद 78 के तहत देता है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता। ये 3 अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन तीनों को याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संरचना, और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। कई बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में बताता है। सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 86 बताता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का जिक्र करता है, अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का जिक्र करता है। कौन? अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाना का जिक्र करता है। अनुच्छेद 51 सभापति के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति का जिक्र करता है। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। कौन? अनुच्छेद 93 जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां, जो अध्यक्ष की कर्तव्य और शक्तियां होती हैं उन्हें अनुच्छेद 95 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 97 सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। जो भी प्रश्न अनुच्छेद में आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं वो उतने महत्वपूर्ण है, सामान्यतः परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं। जो पूछे जाते हैं उन्हें मैं आपको डिटेल में लगातार पढ़ाता रहूंगा। तो ये मत सोचिएगा कोई अनुच्छेद में जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं तो वो उसकी जो क्या कहते हैं वैल्यू परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी कम है, इसलिए उन्हें मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय के बारे में जिक्र करता है। अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। गणपूर्ति का अगर कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संसद की गणपूर्ति के बारे में जिक्र कहां पर है तो अनुच्छेद 100 में है। स्थानों का रिक्त होना, सदस्यता के लिए निहर्ताएं। अनुच्छेद 100 में स्थानों का रिक्त होना और अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए निहर्ताओं का जिक्र है। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है अनुच्छेद 105। इसमें संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। इसे आप सांसदों के विशेषाधिकार या संसद के विशेषाधिकार के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 105 कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए, परीक्षा में पूछा ही जाता है।
साल की 20 से 25 परीक्षाओं में इन 3 अनुच्छेदों 4 अनुच्छेदों से प्रश्न आता है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। एक तो 105, एक 108, एक 110 और एक 112। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना 108 क्या 108 संयुक्त बैठक का जिक्र करता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक वो विधेयक होता है जो लोकसभा का जिस पर विशेषाधिकार होता है, और ये लोकसभा अध्यक्ष के सिग्नेचर, पूर्व सिग्नेचर से ही सदन में रखा जाता है। तो 110 में धन विधेयक का जिक्र किया गया है। 111 में विधेयकों पर अनुमति का जिक्र है। और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, उसका जिक्र है। किसमें? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। और हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया का नियम के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 121 की, संसद में चर्चा पर निबंधन। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना। देखिए, न्यायालय द्वारा किसी भी संसद की कार्रवाई की जांच नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब संसद विश्रांति काल में होगा तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, जिसे 6 माह के अंदर संसद के किसी भी संसद के सदनों से पारित कराना अनिवार्य है, अन्यथा वो निरस्त माना जाता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन यानी कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन का जिक्र करता है। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का जिक्र करता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बताता है। यहां पर न्यायालय कर लीजिएगा। अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके जो निर्णय है वो अभिलेख के तौर पर माने जाते हैं। निचली अदालतों में, ऊपरी सुप्रीम कोर्ट में भी माने जाएंगे अभिलेख के रूप में। उन निर्णयों को बदलने के लिए एक बड़ी बेंच का गठन करना आवश्यक है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। और अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्वलोकन। अनुच्छेद 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों एवं अपने आदेशों का पुनर्विचार या पुनर्विलोकन करता है। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय का अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। जो विधि
उच्चतम न्यायालय घोषित करेगा वो सभी न्यायालयों पर लागू होगी। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 मोस्ट इंपॉर्टेंट उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 147 निर्वाचन और अनुच्छेद 148 भारत का एक नियंत्रक महालेखक परीक्षा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 148 में आता है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप तय करता है और अनुच्छेद 151 सम परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में बताता है। तो ये 1 से लेकर 151 तक के सभी महत्वपूर्ण सभी आर्टिकल आपने पढ़ लिए हैं और जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो सभी को मैंने आपको बता दिया है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल भी बोर होने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, खुद की लड़ाई खुद से ही होती है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको पीछे हटना है तो आप पहले आर्टिकल के बाद भी पीछे हट सकते थे, लेकिन आपको अब लगातार बढ़ते रहना है और अंत तक ये वीडियो देखना है। तो अब शुरू करेंगे संविधान का अगला भाग यानी कि राज्य द स्टेट भाग नंबर 6। तो भाग 6 में राज्य द स्टेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 152 में परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 153 मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान करता है। कौन? अनुच्छेद 153। अब बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ऐसा अनुच्छेद 154 बताता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 156 में राज्यपाल की पदावधि वैसे तो 5 वर्ष होती है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जारी होती है। अगर राष्ट्रपति कहेंगे कि पहले आप हट जाइए तो पहले हटना होता है, अगर बाद तक बढ़ाए रहते हैं तो बाद तक बढ़े रहते हैं। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएं बताई गई हैं। राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएं अनुच्छेद 157 में बताई गई हैं। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 158 में और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने की बात बताई गई है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का जिक्र आता है। किसमें? अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का जिक्र आता है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जिक्र आता है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता का जिक्र करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताता है। जैसे सेंट्रल में अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी होता है, वैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 के तहत। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य का जिक्र करता है। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन करता है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना का जिक्र करता है। क्या? अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना का जिक्र करता है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना का जिक्र करता है। जैसे कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा है, विधानमंडल है, उसी तरीके और अधिकांश राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। अनुच्छेद 172 राज्यों की विधानमंडल की अवधि का जिक्र करता है और अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का जिक्र करता है।
अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार का जिक्र करता है। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र करता है। कौन? अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र करता है। अब बात करेंगे 179 की, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाए जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों के कार्यवाह शक्तियों का जिक्र करता है। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उनका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का जिक्र करता है। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में बताता है। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय के बारे में जिक्र करता है। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति का जिक्र करता है। अनुच्छेद 191 सदस्यों के लिए निहर्ताओं का जिक्र करता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 194 की, विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का जिक्र करता है। अनुच्छेद 105 संसद के विशेषाधिकार, सांसदों के विशेषाधिकार का जिक्र करता है। अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का जिक्र करता है। अनुच्छेद 198 धन विधियों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 151 मोस्ट इंपॉर्टेंट धन विधेयक की परिभाषा, राज्य के लिए धन विधेयक की परिभाषा क्या है उसका जिक्र करता है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति और अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक और अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र करता है। अनुच्छेद 203 विनियोग विधेयक का जिक्र करता है। अनुच्छेद 202 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में बताता है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति, पद्धति एवं शर्तों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के अंतरण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति और अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति का जिक्र करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, कुछ रिट निकाली जाती हैं उनका जिक्र करता है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का जिक्र करता है। कौन? अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना तय करता है। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य भाग 7 नोट 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था। किसे? निरसित या निरस्त कर दिया गया था भाग 7 को। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 की। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको एक एक चीज देखनी चाहिए ताकि आप सामान्य दृष्टि से एक एक चीज को समझ सके कि किस भाग में क्या है। कम से कम इतना तो हमें पता होना ही चाहिए। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में जिक्र करता है। अनुच्छेद 244 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति का जिक्र करता है।
अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का जिक्र करता है और अनुच्छेद 242 को निरसित कर दिया गया है। अब बात करेंगे पंचायतें, भाग 9 तथा 9 का। अनुच्छेद 243 पंचायत, नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियों का जिक्र करता है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में जिक्र करता है। अब बात करेंगे संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 के बारे में। क्या? संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच में संबंध के बारे में अनुच्छेद भाग 11, संविधान का जो भाग 11 है वो संघ और राज्यों के बीच संबंध का जिक्र करता है। अनुच्छेद 245 सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस भाग में अनुच्छेद 245 की। यह क्या कहता है? यह कहता है कि संसद द्वारा और राज्यों की विधानमंडलों द्वारा बनाई गई कई विधियों का विस्तार करना। अनुच्छेद 247 कहता है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करना। यहां पर अतिरिक्त होगा, ठीक है। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का जिक्र करता है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों का जिक्र करता है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों का जिक्र अनुच्छेद 248 करता है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भी संसद विधि बना सकती है, ठीक है, राष्ट्रीय हित में, लेकिन यह शक्ति अस्थायी होती है। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति की जानकारी। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अगर दोनों राज्य कहते हैं कि संसद हमारे लिए विधि बनाए तो संसद अनुच्छेद 252 के तहत उनके लिए विधि बना सकती है। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। ऐसा होता है कि एक ही विषय पर जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं, अगर उन विषयों पर दोनों सरकारें विधि बना दें, देश की संसद भी बना दे, राज्य का विधानमंडल भी बना दे, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जो संसद द्वारा कानून बनाए गए हैं उसे ही सर्वोच्च माना जाएगा। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों या नदी के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय अनुच्छेद 262 के तहत होता है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय विकास परिषद का गठन। कौन? अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय विकास परिषद का गठन किया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब बात करेंगे हम वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद, भाग नंबर 12। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 में निर्वचन की बात कही गई। अनुच्छेद 266 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 266 संचित निधि का जिक्र करता है, राज्य की संचित निधि का जिक्र करता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि का जिक्र करता है, इमरजेंसी फंड का जिक्र करता है। कौन? अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में बताता है। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर के बारे में बताता है। अनुच्छेद 270 व्यावृत्त, अनुच्छेद 278 निरसित यानी खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। अनुच्छेद 280 मोस्ट इंपॉर्टेंट वित्त आयोग का जिक्र करता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का जिक्र करता है और अनुच्छेद 266 संचित निधि का जिक्र करता है ये, और अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि का जिक्र करता है। ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय का जिक्र करता है। अनुच्छेद 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन करता है।
अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना कौन प्रावधान करता है? अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 299 संविधाएं और अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियों का जिक्र करता है। अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार, पहले यह मूल अधिकार होता था लेकिन अब यह कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 का के द्वारा। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे व्यापार वाणिज्य और समागम भाग 13 की। अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 302 व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति का जिक्र करता है। और अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन का जिक्र करता है। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति का जिक्र करता है। अब बात करेंगे संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाओं की भाग 14 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है। अनुच्छेद 308 में सेवाओं का जिक्र किया गया है, यहां पर व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र करता है। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंधों का जिक्र करता है। और अनुच्छेद 315 संघ के लिए लोक सेवा आयोग का जिक्र करता है और राज्य के लिए राजकीय लोक सेवा आयोग का जिक्र करता है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वैसे ही होता है। तो भारत संघ लोक सेवा आयोग होता है भारत सरकार के लिए, राज्य के लिए होता है राज्य लोक सेवा आयोग। तो अनुच्छेद 315 के तहत इनका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का जिक्र किया गया है। चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, इसमें जो सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति का अंतिम निर्णय लेना होता है वो राष्ट्रपति ही लेते हैं। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य के बारे में बताता है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताता है और अनुच्छेद 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण के बारे में बताता है। 312 और 315 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर इस भाग में पढ़ लीजिएगा। अब बात करेंगे निर्वाचन की यानी कि इलेक्शंस की। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाग 15 किसकी? संविधान के भाग 15 की बात करेंगे निर्वाचन की। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325 धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद न करना। क्या? अनुच्छेद 325 धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद न करना, यह कौन प्रावधान करता है? अनुच्छेद 325 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 329 में। अब बात करेंगे भाग 16 की, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध या भाग। तो भाग 16 में अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, यह अनुच्छेद है, तो इसको गंभीरता के साथ पढ़िएगा कि अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया है, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया है। क्लियर आपको? इसे अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की बात की गई है। राज्य के विधानसभा में SC ST के आरक्षण की बात की गई है।
राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात करता है। क्या? अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात करता है। अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 334 में प्रावधान किया गया था कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसे 10-10 वर्ष करके बढ़ाया जा रहा है। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग प्रावधान करता है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों का जिक्र करता है और अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों का जिक्र करता है। इन सभी जातियों को राष्ट्रपति समय समय पर रजिस्टर करते रहते हैं। ठीक है, तो जो अनुसूचित जातियां हैं भारत में, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी मान्यता राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। अब बात करेंगे भाग 17 की, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस भाग का हर एक अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी का जिक्र है। संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का जिक्र है। संघ की राजभाषा हिंदी, लेकिन प्रथम 10 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान समय में दोनों ही कार्य करती हैं। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान करता है। जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें इसको बढ़ाया गया है कि प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाए। तो अनुच्छेद 350 का में इसका प्रावधान है। और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्या? अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब बात करेंगे आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी की, भाग 18। क्या? आपात उपबंध इमरजेंसी, भाग 18। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने के लिए संघ का कर्तव्य है। तो 355 के द्वारा जब आपातकाल लगाया जाता है तो आंतरिक शांति, अशांति और बाह्य आक्रमण। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध करता है। तो मुख्यतः आपको 360 याद रखना है, 356 याद रखना है, 352 याद रखना है और 355 याद रखना है। ये 4 अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति का शासन राज्यों में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 355 में बाह्य आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया है 355 में। और 352 में आपातकाल की उद्घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अब बात करेंगे भाग 19 की, प्रकीर्ण यानी कि मिसलीनियर। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण, राज्य प्रमुख जो होते हैं उनका संरक्षण करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 362 को निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 363 कुछ संविदा, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का
वर्जन अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं दी गई हैं। संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 दिया गया है भाग 20 में, जिसमें संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति व उसकी प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। अब बात करेंगे भाग 21 की, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद को अस्थायी शक्ति दी गई है कि कुछ विषयों पर संसद राज्यों के सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। अनुच्छेद 370 यह अब हट गया है। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध किए गए थे। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 370 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। अब अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में क्या बताया गया है? जब देश आजाद हुआ तो जो लोक सेवक थे, जो अधिकारी थे ब्रिटिश कालीन, उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, उन्हें किस प्रकार से नौकरी पर रखा जाएगा, उनके बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 378 में। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। अनुच्छेद 380 खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 386 खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति का जिक्र करता है। अब बात करेंगे संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी से प्राधिकृत भाग 22 की। यह संविधान का अंतिम भाग है और हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अनुच्छेद 393 में संविधान का संक्षिप्त नाम की जिक्र किया गया है, संविधान से जुड़े जो भी चीजें हैं। अनुच्छेद 394 प्रारंभ का जिक्र किया गया है, कब से प्रारंभ होगा। अनुच्छेद 394 का में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 395 को निरसित कर दिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने 1 से लेकर 395 तक सभी अनुच्छेद देख लिए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हुआ? यहां पर हुआ होगा, टूआ नहीं होगा, ठीक है, हुआ। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? अगला प्रश्न है। तो कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ।